हेलो हेलो। तो हम लोग पिछले क्लास में रोज कहानी का जो चैप्टर था उसका वन शॉट देखे थे। इस क्लास में एक लेख और एक पत्र का जो है चैप्टर नंबर 6 उसका वन शॉट करेंगे। तो आप लोग अंत तक रिवीजन करने के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग भी रफ कॉपी ले लीजिएगा। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र किसका है? तो भगत सिंह का लिखा हुआ है। एक लेख और पत्र का लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। देखिए जी, इसमें क्या कह रहे हैं कि लेखक के बारे में लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद इससे ऑब्जेक्टिव जितने संबंधित है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद समरी देखेंगे। ठीक, एक एक करके सब देखेंगे। ये चैप्टर एक ही वन शॉट की तरह पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर 1907 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1907 ईस्वी को। 8 सितंबर कितना 1907 ईस्वी को हुआ था। वो वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान के लायलपुर शहर में। पाकिस्तान के कहाँ है? तो लायलपुर शहर में है। अंतर्गत इसके अंतर्गत बांगा चक्का में नंबर 1 मतलब नंबर 105 के गुगैर ब्रांच में हुआ था। क्या में हुआ था? गुगैर ब्रांच में हुआ था। इस इनका पैतृक गांव खटकड़वा खटकड़ कड़वा तो इनका जो पैतृक गांव का नाम है खटकड़ मतलब कला मतलब खटकड़ कला में, जो कहाँ है? पंजाब में है। ये ध्यान रखिएगा जी, कहाँ है? तो खटक कला पंजाब था। इसके माता पिता क्या था? तो माता पिता विद्यापति जी, माता का नाम क्या था? विद्यापति जी एवं सरदार किशन सिंह थे। तो पूछता है इसका पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम सरदार किशन सिंह, जबकि इसकी माता का नाम क्या था? तो विद्यापति देवी मतलब कि इनके माता का नाम था, जबकि इसका पिता का नाम क्या था? तो सरदार किशन किशन सिंह थे। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पूछा जाता है जी ऑब्जेक्टिव में कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार किसके मतलब सेनानी थे? तो स्वतंत्रता के सेनानी थे। किसका था? तो मतलब संपूर्ण संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता सेनानी के थे। इनके पिता एवं चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इनके पिता एवं जो चाचा थे किसके मतलब सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। आप लोग पीडीएफ के लिए टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम में या व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें डाल देंगे, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। ऑफकोर्स फ्री ही सब पीडीएफ है, तो वहां से ले लीजिएगा। ठीक, आप लोग को बोर्ड एग्जाम नजदीक है इसीलिए जो पूरा पीडीएफ फ्री ही रहेगा, ताकि आप लोग रिवीजन कर लें। ठीक, देखिए आगे क्या कह रहा है कि छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह एवं भाई कुलवीर सिंह। छोटे चाचा का क्या नाम था? तो सरदार स्वर्ण सिंह। क्या था? सरदार स्वर्ण सिंह एवं भाई कुलवीर सिंह। भाई का नाम क्या था? कुलवीर सिंह। और कुलतार सिंह भी क्रांतिकारी थे। भाई के नाम क्या था? तो भाई का नाम क्या था? तो कुलवीर। भाई के नाम क्या था? तो कुलवीर एवं और कुलतार सिंह का भी क्या थे? तो क्रांतिकारी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है जी। तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ बनाया जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर मतलब सितंबर 1907 ईस्वी को, जो कहाँ पड़ता है? लायलपुर में पड़ता है। और इनके माता पिता का नाम है वो पूछा जा सकता है। और इनका जो पैतृक गांव का नाम है खटक कला में, जो पंजाब में है, ये भी पूछा जा सकता है। और इसके जो चाचा के नाम था अजीत सिंह, ये पूछा जाता है जी ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनकी चाचा का नाम क्या है? तो अजीत सिंह। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर नहीं याद होगा तो फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, या तो आप लोग रफ कॉपी पीडीएफ के साथ दोनों मिलके मतलब रिवीजन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा एवं जीवन के बारे में परिचय है। प्राथमिक शिक्षा गांव से करने के बाद भगत सिंह लाहौर के डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई की।
तो 9वीं तक की पढ़ाई कहाँ से की है? तो डीएवी स्कूल से 9वीं तक की पढ़ाई की। नेशनल कॉलेज लाहौर से एफए किया था। एफए एफए किया। और बीए के दौरान पढ़ाई छोड़कर क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गया था। किसके पढ़ाई छोड़कर? तो वह बीए के पढ़ाई छोड़कर किस में शामिल हो गए थे? तो मतलब कि क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हुए थे? तो शामिल हो गए थे। शहीद भगत सिंह पर सरदार करतार सिंह सरावा जो गदर पार्टी से जुड़े थे। कौन गदर पार्टी से जुड़े थे? तो सरदार करतार सिंह सरावा जो गदर पार्टी से क्या थे? जुड़े थे। सरदार करतार सिंह। सरदार कौन था? एक सेकेंड। सरदार करतार सिंह सरावा जो गदर पार्टी से क्या थे? जुड़े थे। उनका अत्यधिक प्रभाव था। सरावा को 16 नवंबर 1915 को फांसी हुई थी। फांसी हुई कब हुआ था? 16 नवंबर 1915 ईस्वी को फांसी हुए थे। ये नहीं पूछा जाता जी। अगला देखिए, भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ये पूछा जाता है जी कि भगत सिंह कितने वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो वो 12 वर्ष से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। कितने वर्ष में? तो वह 12 वर्ष की अवस्था में वह क्या हुए थे? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। 12 वर्ष की उम्र में वह क्या थे? तो क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। 15 वर्ष की उम्र में चौरी चौरी जो हत्याकांड के बाद कांग्रेस और गांधी जी से मोह भंग हुआ था। तो किसके दौरान मतलब कि गांधी जी से मोह भंग हुआ था? तो चौरी चौरी कांड से हुआ था। चौरी चौरी हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। वो कांग्रेस और गांधी जी से क्या हुआ? तो मोह भंग हुआ था। तो किस कांड के दौरान हुआ था उनका जो गांधी जी से मतलब मोह भंग हुआ था? पूछा जाएगा जी। तो चौरी चौरी कांड हत्याकांड है ना, उससे उनका क्या हुआ था? मोह भंग हुआ था उसके दौरान। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 1923 ईस्वी में कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। ये भी पूछ रहा है कि 1923 ईस्वी में कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप, गणेश शंकर के विद्यार्थी के जो पत्र का नाम है, क्या पत्र का नाम है वो भी बता सकते हैं? पहले क्या कहता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी कौन सा पत्रिका उनका नाम था? तो उनका नाम पर प्रताप। उनका क्या नाम था? तो प्रताप सिंह। सेवाई से जुड़े थे। 1926 ईस्वी में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि पंजाब में जो नौजवान भारत सभा का गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में हुआ था। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का क्या हुआ था? तो गठन हुआ था। चंद्रशेखर आजाद के संग 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद के संग 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। वो कब किए थे? तो 1928 ईस्वी में किए थे। कब किए? तो 1928 ईस्वी में किए। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में क्या किए? में बम फेंके और गिरफ्तार हुए। तो पूछेगा जो बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। कब? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में क्या किए थे? तो बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ वह मिलकर केंद्रीय असेंबली में क्या किए थे? तो बम फेंके थे। कब? तो 1929 ईस्वी में। कब? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। इसमें देखिए एक पॉइंट समराइज कर देता हूं जी। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वह कितने उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? गांधी मतलब कि भगत सिंह तो 12 वर्ष की उम्र में क्या हुए थे? क्रांतिकारी गतिविधियों में मतलब क्या हुए थे? तो शामिल हुए थे। वह किस दौरान कांग्रेस और गांधी जी से मोह भाग हुआ था? और उस कांड का क्या नाम है? तो चौरी चौरी कांड। अगला पॉइंट क्या कर गया कि गणेश शंकर विद्यार्थी के जो पत्रिका का नाम है क्या है? तो प्रताप। वो कब मतलब कि कब प्रकाशित हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ।
गठन हुआ था? ये भी पूछता है कि नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ? तो 1926 ईस्वी में। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का जो गठन हुआ वो कब हुआ? 1928 ईस्वी में। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा कि निधन में लाहौर षड्यंत्र के केस में इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इन्हें फांसी कब दिए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र केस के इन्हें 23 मार्च 1931 ईस्वी में क्या दिया था? फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को क्या दिया गया था? तो फांसी दिया गया था। उनकी रचनाएं क्या है? उनकी रचनाएं देख लीजिए। उनकी रचनाएं क्या है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, हिंदी 1924 ईस्वी, विश्व प्रेम, कलकत्ता के मतवाला में 1924 ईस्वी में, युवक। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा जो उसको हाईलाइटिंग कर देंगे आप लोग, बाकी सब देखिएगा कौन कौन सा रचना है जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देंगे ताकि एग्जाम में वही सब आवे। ठीक। युवक मतवाला पत्रिका, ये पूछता है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है? एक सेकेंड इवला देख लीजिएगा, ये पॉइंट आता है कि जो मतवाला पत्रिका है वो कहाँ से मतलब की आती है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो कोलकाता से। कोलकाता से कहाँ? कोलकाता से मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो कोलकाता से। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या करता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? ये किसने कहा था? तो भगत सिंह ने कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीतिक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये भी क्वेश्चन आता है कि विद्यार्थी और राजनीति किनका लेखक मतलब किसने लिखा है? तो विद्यार्थी और राजनीति किसने लिखा? तो भगत सिंह ने लिखा। सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श, जेल डायरी और कुछ किताबों से जो प्राप्त नहीं है, जैसे जैसे समाज का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास और मौत के दरवाजे पर आदि इनकी लिखी बताई जाती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो विद्यार्थी और राजनीतिक पत्रिका है वो किनका है? तो भगत सिंह का है। और दूसरा पॉइंट ये भी पूछता है कि मतवाला पत्रिका वो कहाँ से निकलती है? तो कोलकाता से निकलती है। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में भगत सिंह को क्या दिए थी? तो फांसी दिया गया था। अगला पॉइंट देखिएगा, अनुवाद में क्या लिखा है कि सचिंद्र नाथ सन्यालकी की पुस्तक बंदी जीवन और डॉन ब्रिज की आत्महत्या है। ये इम्पोर्टेंट है जी कि बंदी जीवन किसका लिखा हुआ है? तो सचिंद्र नाथ सन्यालकी की पुस्तक है। पूछा जाएगा कि बंदी जीवन किसकी पुस्तक है? तो सचिंद्र नाथ सन्यालकी की पुस्तक है। बंदी जीवन किनकी है? तो सचिंद्र नाथ सन्यालकी की पुस्तक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब लेखक परिचय से जितने सारे क्वेश्चन हैं हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं जी। क्या लेखक से जितने सारे लेखक से संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव होता है हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं जी। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव जितने सारे अभी इंपॉर्टेंट पढ़े हम लेखक परिचय में उसके संबंधित क्या है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हम उसका कर लेते हैं एक साथ। ठीक, तो देखिएगा जी। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो एक लेख और पत्र का जो शीर्षक पाठ कौन है? तो भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह। एक लेख और पत्र के शीर्षक के पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह का जो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। वो पंजाब के खटकला गांव में हुआ था। ठीक, उनका पैतृक गांव का नाम क्या था? खटकला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? तो भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी 23 मार्च 1931 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र में मृत्यु हुआ था। कहाँ मृत्यु हुआ था? तो लाहौर के षड्यंत्र में मृत्यु हुए थे भगत सिंह का, मतलब मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? उन्हें फांसी दी गई थी
23 मार्च 1931 ईस्वी में फांसी दिया गया था। कहाँ? तो लाहौर के षड्यंत्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा चक्कर नंबर, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? और भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांका चक्का नंबर 105 गुगैर ब्रांच वर्तमान में जो लायलपुर, वो कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में। 105 था नंबर उनका, क्या था? तो 105 नंबर था। ये भी ध्यान रखिएगा जी, जो उनका नंबर था 105 था। कौन सी था? 105। कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगा छक्का नंबर 105 गुगैर ब्रांच वर्तमान लायलपुर के पाकिस्तान में हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? तो खटकला पंजाब में। खटकला पंजाब में क्या था? उनका पैतृक गांव था। वो कहाँ है? पंजाब में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था? भगत सिंह के माता पिता के नाम था, माता का नाम विद्यापति जी, जबकि पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या है? राइट आंसर है कि भगत सिंह के माता पिता का नाम विद्यापति एवं सरदार किशन सिंह है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो भगत सिंह के पिता बहुत सारे, मतलब बहुत बार वो जेल गए थे। बहुत सारा क्या कहें तो वह अनेकों बार क्या कहाँ किए थे? तो जेल गए थे, अनेक बार जेल गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो भगत सिंह के पहली गिरफ्तारी हो गए थे अक्टूबर 1926 ईस्वी में हुआ था। इनकी कब हुआ था? तो उनकी पहली गिरफ्तारी हुई थी अक्टूबर के 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? भगत सिंह की कृतियां कौन सी है? तो भगत सिंह की कृतियां देखिएगा कौन कौन से है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या विक्षेप, ये नहीं है जी। अगला कोई बोला युवक में मैं नास्तिक हूँ अछूत समस्या। तो मैं नास्तिक हूँ ये भगत सिंह ने कहा था, अछूत समस्या भी कहा था, लेकिन युवक वो नहीं है। ये भी है जी युवक, ये भी है। पंजाब की भाषा और लिपि समस्या, ये भी क्या है? तो भगत सिंह के। विद्यार्थी और राजनीतिक, ये भी क्या है? भगत सिंह के। सत्याग्रह और हड़ताली, ये भी। बम का जो दर्शन, ये भी है क्या? भगत सिंह के। और भारतीय क्रांतिकारी का जो आदर्श, ये भी क्या है? भगत सिंह के। तो उपर्युक्त सभी, क्या बोल रहा है? उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, जो सभी इनकी रचनाएं भगत सिंह की कृतियां सभी है। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या विक्षेप, ये क्या है? भगत सिंह के लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भगत सिंह के पिता और चाचा के किसके सहयोगी थे? तो वह लाला लाजपत राय के क्या थे? तो वह सहयोगी थे। पूछा जाएगा कि भगत सिंह किसके सहयोगी थे? तो भगत सिंह के पिता और उनके चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो वह गदर पार्टी की ओर क्या हुए थे? तो आकर्षित हुए थे। 1914 ईस्वी में भगत सिंह ने किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए हैं? तो वह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम था, वो क्या था? तो उनके चाचा का नाम अजीत सिंह था। क्या था? अजीत सिंह उनके चाचा का नाम था। भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? तो अजीत सिंह था उनका चाचा का नाम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए हैं? तो वह 12 वर्ष की उम्र में था। तो वह क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या हुए थे? तो शामिल हुए थे जब वह 12 वर्ष के थे तब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के क्या थे? तो भाई लगते थे दोनों। और जबकि अजीत सिंह कौन थे? तो उनके चाचा थे। भगत सिंह के कौन थे? तो चाचा। वो कौन? अजीत सिंह थे। जबकि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? तो भाई थे दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का क्या थे? तो गठन किए थे। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर
किस संघ का गठन किया? तो वह हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का क्या किए थे? तो वह गठन किए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु सुंदरकाई है? तो वह भगत सिंह ने कहा कि हमें देश के जो बदले में जो फांसी या तो हमें मौत दी जाएगी, वही उन्हें अपने क्या वह सुंदर क्या किए, वह सुंदर महसूस करते हैं या उन्हें सुंदर मतलब क्या लगता है। तो देश के सेवा के बदले में फांसी मतलब से प्राप्त मृत्यु को क्या करते हैं? वह सुंदर माने हैं। जबकि आत्महत्या को क्या बताएं? वह कायरता बताएं कि आत्महत्या एक क्या है? तो कायरता है। भगत सिंह क्या कहें? आत्महत्या के बारे में क्या बोले? तो यह कायरता बोले, कायरता बोले आत्महत्या के बारे में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं होती है? जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए जो हासिल की जाए वो ही क्या शिक्षा जरूरत नहीं होती है। जो सिर्फ अपनों को मतलब कि हासिल किया जाए, अपनों ही के सब बड़ाई किया जाए, तो वो क्या होता है? अपनी शिक्षा वो बेकार हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किए थे? तो 1926 में क्या किए थे? नौजवान भारत सभा का क्या किए थे? तो गठन किए थे। कौन सा सभा का? तो नौजवान भारत सभा का 1926 में क्या किए थे? तो गठन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और पत्र ने जो भगत सिंह सुखदेव सिंह के यहाँ एक पत्र लिखे थे। किसको? तो सुखदेव को एक क्या थी लिखे थे? तो पत्र लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है वो भगत सिंह के क्या है? लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बम का दर्शन किसकी रचना है? तो बम का दर्शन हमारे भगत सिंह का रचना है। भगत सिंह का क्या है? रचना है बम बम का दर्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौरा चौरी कांड के बाद भगत सिंह के किसके मोह भंग हुआ था? तो चौरी चौरी कांड के बाद वह गांधी जी और कांग्रेस के साथ, दोनों के साथ वो क्या था? तो मुंह भंग हुआ था। कांग्रेस और गांधी जी, और जो कांग्रेस में उसमें मुस्लिम लोग शामिल हुए थे, इसीलिए ए और सी क्या कर सकते हैं? नहीं, मुस्लिम लोग शामिल नहीं थे। ये कांग्रेस और क्या गांधी जी दो ही लोग तो हम लोग मतलब शामिल थे। तो कौन था? ए और सी कह सकते हैं। ठीक, कि चौरी चौरी कांड के बाद भगत सिंह को किसके साथ मोह भंग हुआ था? तो कांग्रेस और गांधी जी के साथ उन्हें क्या हुआ था? तो मोह भंग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्या कह रहा है कि युवक नामक लेख किस पत्रिका से प्रकाशित हुए? जो युवक नामक लेख किस पत्रिका से प्रकाशित हुआ था? तो मतवाला पत्रिका। अब पूछिएगा जो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो कलकत्ता से निकलती है। कोलकाता से निकलती है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? तो कोलकाता से निकलती है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करतार सिंह सरावा की फांसी के वक्त भगत सिंह की उम्र क्या था? जब करतार सिंह का जो सरावा की फांसी दी गई थी तो भगत सिंह का उम्र उस वर्ष क्या था? 8 वर्ष था। ठीक, वो 8 वर्ष था जब करतार सिंह सरावा की फांसी उनकी फांसी दिया था। तो भगत सिंह की उम्र क्या था? तो 8 वर्ष था। करतार सिंह को जब मतलब उन्हें फांसी दिया गया था तो उस समय हमारे जो भगत सिंह है उनका उम्र क्या था? तो 8 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके साथ मिलकर भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका? तो किसके साथ? वह बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ, वह दोनों के साथ क्या किए थे? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। हमारा ए और सी राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी में है। फिर से पढ़ेगा जी। क्या कह रहा है कि किसके साथ मिलकर भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके? तो वह बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ दोनों मिलकर
वो बम फेंके थे केंद्रीय असेंबली में। तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, यह किसकी रचना है। वो किसने बोला था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। वो भगत सिंह ने बोला था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो ये भगत सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीति क्या है। विद्यार्थी और राजनीति क्या है, एक लेख है। तो विद्यार्थी और राजनीति क्या है, तो एक प्रकार का यह लेख है। एक लेख और पत्र का नाम क्या, भगत सिंह है। इनकी रचना के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना है कि किस केस में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो वह लाहौर के षड्यंत्र के केस में उन्हें क्या किया, तो 1931 में क्या किया था, फांसी दी गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी में। 23 मार्च 1931 ईस्वी में क्या किया गया था, तो उन्हें फांसी दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बीए के दौरान भगत सिंह ने क्या किया। तो बीए के दौरान वही पढ़ाई छोड़े थे। बीए के दौरान क्या किए थे, वह पढ़ाई छोड़े थे और वह क्या क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या शामिल होना चाहते थे। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि प्रताप किसकी पत्रिका थी। तो प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका थी। प्रताप किसकी किसकी पत्रिका थी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका थी प्रताप। यह ऑब्जेक्टिव लास्ट है जी। अब हम लोग क्या करेंगे, सारांश देखेंगे। उसके बाद एक सेकेंड, सारांश देखेंगे, समरी क्या करेंगे, सारांश देखेंगे, सारांश देखेंगे और क्या देखेंगे, और लेखक के अंदर जितने सारे जो परिचय एक्सप्लेनेशन है उसका समरी देखेंगे। एक्सप्लेनेशन का जो समरी है हमें एक पेजा 2 पेजा में पूरे कहानी का समरी इसमें कर लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर का द एंड हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग बने रहिएगा, एक सेकेंड। तब हम लोग सारांश देख लेते हैं जी। तो सारांश देखिए, एक लेख और एक पत्र का जो भगत सिंह है, इसका सारांश हम लोग देखते हैं। ठीक, एक सेकेंड। क्या कह रहा है कि विद्यार्थी और राजनीतिक, भगत सिंह महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। तो क्या थे, भगत सिंह क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी और विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ साथ राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ क्या करनी चाहिए, तो राजनीतिक में भी भाग लेना चाहिए। ये जो हमारे भगत सिंह क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि मतलब विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ वह राजनीतिक में भी मतलब कि शामिल होना चाहिए। राजनीतिक में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। राजनीतिक में क्या दिलचस्पी लेनी चाहिए। एक सेकेंड।
यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे और षड्यंत्र है। क्या है? तो यह राजनीति के पीछे एक क्या है? षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी यदि कोई इसे मना कर रहा है तो वह समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे और यह क्या है? तो एक षड्यंत्र है, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं। विद्यार्थी क्या होते हैं? तो युवा होते हैं। उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। तो किनकी के हाथों में देश का बागडोर है? तो आज की युवा के हाथों में क्या है? तो देश का बागडोर है। मतलब क्या है? क्योंकि विद्यार्थी युवा हैं, उन्हीं उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर है। पूछेगा देश का बागडोर किन के हाथों में है? तो आज की युवा के हाथों में है। देश का बागडोर किनके हाथों में? तो आज के युवा के हाथों में। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति के उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यापारिक राजनीति नहीं है तो और क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या करते हैं? इसी बहाने वे हिंदुस्तान राजनीतिक पर तीक्ष्ण नजर भी डालते हैं। भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है तो तन मन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी या उससे विकास में न्यौछावर कर दे, क्योंकि देश देश विद्यार्थी देश दुनिया के हर समस्या से परिचित होते हैं। उनके पास अपना विवेक होता है। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं। अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेने चाहिए। तो विद्यार्थी में किस में भाग लेना चाहिए? पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है कि भगत सिंह ने सुखदेव को उनके पत्र के जवाब में पत्र लिखा था। भगत सिंह ने सुखदेव को उनके पत्र के जवाब में पत्र लिखा था। वे लिखते हैं कि जेल में रहने के बाद किस प्रकार हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ। पहले मैं व्यक्तिगत प्रेम को मानता था, किंतु अभी इस भावना का मेरे हृदय और मस्तिष्क में कोई स्थान नहीं है। पहले आप आत्मा को कायरतापूर्ण कृत्य मानते हैं और मुझे लगता था कि कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है। बस इसका विपरीत हो गया। आप आत्महत्या को उचित मानने लगे हैं। आप आत्महत्या को उचित मानने लगे हैं और मैं एक कायरतापूर्ण कार्य है। पूछेगा आत्महत्या क्या है? तो आत्महत्या एक कायरतापूर्ण है। ठीक, एक का कौन कहते हैं? तो भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या एक कायरतापूर्ण है। नौजवान भारत सभा का तो ध्येय ही था सेवा द्वारा कष्टों को सहना एवं बलिदान करना। आपने हर संभव सेवा किया। अब समय है कष्ट सहने का और देश की जनता का नेतृत्व करने का। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अब हमारा कष्ट सहना करना भलीभूत हो रहा है। पूरे देश में विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए और इस प्रकार की मृत्यु एक आदर्श मृत्यु है, किंतु फांसी के डर से अथवा कुछ दुखों से बचने के लिए आत्महत्या करना तो कायरता है। आगे वे स्वयं कष्टों को सहना को स्वदेशी का सर्वश्रेष्ठ भाग बताते हैं। अंत में वह यह भी बताते हैं कि मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है और मुझे किसी प्रकार का पुण्य क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और नहीं होगी, और मैं क्षमादान का स्वागत
तभी करूंगा जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमित चिंता अंकित हो जाए और इससे अधिक कुछ नहीं हो। ये समरी का लास्ट पॉइंट था जी। अब एक लेख और पत्र का जितने सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सारे हैं उसका जो बोर्ड में पूछा गया है उसका सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं तो देख लेते हैं क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सारा हम लोग को देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखिए जी। पहला नंबर क्या कहता है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, भगत सिंह का जन्म हुआ था। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब नौजवान भारत सभा का गठन कब हुआ था। पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया था तो 1926 ईस्वी में किया था। नौजवान भारत सभा का गठन किया था कब, 1926 ईस्वी में। नौजवान भारत सभा का गठन 1926 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोह भंग कब हुआ था। जब चौरी चौरी कांड हुआ था तो उसका मोह भंग हुआ था। चौरी चौरी कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी में हुआ था। कौन, चौरी चौरी हत्याकांड के दौरान हुआ था। चौरी चौरी हत्याकांड के दौरान हुआ था। हत्याकांड के दौरान हुआ था। किसके दौरान था, हत्याकांड के दौरान। चौरी चौरी हत्याकांड के दौरान हुआ था। क्या होता है, उनका मोह भंग होगा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौरी चौरी कांड कब हुआ था। तो 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, तो चौरी चौरी कांड हुआ था। चौरी चौरी चौरा चौरी कांड कब हुआ था, 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई स्थान नहीं था। तो उनका प्रेम नहीं था, उनके जीवन में प्रेम नहीं था। भगत सिंह के हृदय में किस भावना का कोई कदर नहीं था, तो प्रेम उनके पास नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो नौजवान भारत सभा का गठन 1926 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में क्या गया था, तो भगत सिंह की मृत्यु की मतलब की फांसी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रताप के संस्थापक कौन थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी कौन था, तो प्रताप के संस्थापक था। गणेश शंकर विद्यार्थी का संस्थापक हुआ था मतलब कि प्रताप। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है। तो मतवाला पत्रिका बताए थे नजीक कलकत्ता से निकलती है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो कलकत्ता से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्यालकी की मतलब कि सचिंद्रनाथ सन्यालकी के पुस्तक है। किसकी है, तो सचिंद्रनाथ सन्यालकी की पुस्तक है। कि कौन है, कृति है बंदी जीवन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या क्या करा कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका का संपादन थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप के संस्थापक थे, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतवाला में भरत सिंह का कौन सा खेल छपा है? मतवाला में कौन सा? तो युवा खेल। मतवाला में भगत सिंह का कौन सा खेल छुपा है? तो युवक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो भगत सिंह ने देश के सेवा के बदले में दी गई फांसी को भगत सिंह ने क्या किया है? सुंदर कहा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? तो भगत सिंह ने देश के सेवा के बदले में दी गई फांसी को क्या कहा? सुंदर कहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है किस लेखक की रचना है? तो हमारे भगत सिंह का रचना है पंजाब की भाषा। किसकी है? तो भगत सिंह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो भाई थे। दोनों कौन थे? भाई थे। और जो अजीत सिंह कौन थे? तो अजीत सिंह क्या थे? तो चाचा थे। अजीत सिंह कौन थे? तो चाचा थे। जबकि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? तो इनके भाई थे, भगत सिंह के भाई थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह है। भगत सिंह एक लेख और एक पत्र का रचनाकार हमारे कौन है? भगत सिंह है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के क्या थे? तो सहयोगी थे। कौन कौन? तो भगत सिंह के पिता मतलब कि सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके थे? तो लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो भगत सिंह कार्ल मार्क्स के क्या थे? मतलब प्रभावित थे। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? तो कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स से क्या थे? प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, या किसने कहा था? तो मैं नास्तिक क्यों हूं ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था कि मैं नास्तिक क्यों हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है जी ऑब्जेक्टिव के। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर करते हैं जी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों कर देते हैं। ठीक, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। ठीक जी। तब हम लोग एक लेख और एक पत्र देखिएगा जी। क्वेश्चन आंसर हम लोग कहते हैं बारी बारी से क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन आंसर बारी बारी से देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए? तो विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए। देखिए उत्तर में क्या है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। अगर वे आज से ही राजनीतिक में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले देश में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे, जिससे देश का विकास नहीं हो सकेगा। क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए, ये जरूरी क्यों है को जो विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए? तो आंसर है कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर अपने हाथ में लेनी है। मतलब देश की जितने सारे बागडोर है अपने हाथ में लेनी है। अगर वे आज ये राजनीतिक में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि विद्यार्थी राजनीतिक में नहीं आते हैं, तो आने वाले समय में देश की भली भांति नहीं संभाल पाएंगे। मतलब देश हमारे क्या हो सकते हैं, विकास की ओर नहीं जा पाएगी, जिससे देश का विकास ना हो सकेगा। ठीक, ये आंसर लिख लीजिएगा जी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं थे। भगत सिंह विद्यार्थी से अपेक्षा लिए थे, वो क्या लिए थे? तो आंसर में क्या है कि भगत सिंह की विद्यार्थी से बहुत सी अपेक्षाएं थी। बहुत सी अपेक्षाएं। वे चाहते थे कि विद्यार्थी राजनीति तथा देश की परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त करें। क्या करें? तो भगत सिंह विद्यार्थी से बहुत सी अपेक्षाएं थी कि वे चाहते थे कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों की क्या ज्ञान प्राप्त करें और उनके सुधार का उपाय क्या सोचने की योग्यता पैदा करें। मतलब विद्यार्थी को एक ऐसा होना चाहिए कि अपने देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करके और उन्हें सुधार में मतलब सुधार करने की योग्यता पैदा करना चाहिए एक विद्यार्थी को। अब वे देश की सेवा में तन मन से यह मतलब धन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी वह पीछे ना हटे। मतलब एक ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए कि अपने देश की विकास करने समय अब यदि उसकी जान भी चले जाए तो जान देने के लिए वे क्या तत्पर हो जाते हैं। यही विद्यार्थियों से क्या भगत सिंह क्या अपेक्षाएं लिए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। कैसे कर सकते हैं? कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही मतलब देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। आप कैसे कर सकते हैं? देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ कि भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो भगत सिंह किस रूप में आते हैं? तो क्रांतिकारी के रूप में सामने आते हैं जिनमें देश की आजादी के साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छा भी दिखती है। जिनकी देश की आजादी के समाज की उन्नति व प्रबल इच्छा भी दिखती है। इसकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर कब शुरुआत हुई थी? जब वह भगत सिंह 12 वर्ष की उम्र में थे तो वह जलियांवाला बाग की मिट्टी के लेकर संकल्प के साथ होते हैं। संकल्प साथ मतलब होती है मतलब लेते हैं। उसके बाद 1923 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी पत्र प्रताप से क्या करते हैं? तो जुड़ते हैं। वह उसके बाद 1923 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी पत्र से क्या होते हैं? तो जुड़ते हैं। भगत सिंह यह जानते थे कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहली राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। अगर समाज में क्रांति लाना है तो जनता में सबसे पहले क्या लाना चाहिए? राष्ट्रीयता का प्रसार करना चाहिए। तभी हमारा देश मतलब कि क्या समाज आगे बढ़ सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे यही क्वेश्चन का और आगे भी आंसर है। उन्हें एक ऐसी विचारधारा से अवगत करना होगा जिसकी बुनियाद समभाव समाजवाद पर टिकी हो। उन्हीं बुनियाद कैसा है? तो समभाव समाजवाद पर टिकी हो। जहां शोषण की कोई बात ना हो वहां शोषण की बात होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए उन्होंने लिखा कि समाज में क्रांति विचारों की धारा से होगी। समाज में क्रांति विचारों की धारा से होगी। वे समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गम एवं अभाव के विरोध के रूप में खड़े होते हैं। मानवीय व्यवस्था के लिए कष्ट सहकर सहते हैं। भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती है। भगत सिंह क्या समझते हैं? कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती है। देखिएगा क्या कह रहा है कि अन्याय आदि दुर्गम एवं अभाव के विरोधी के रूप में खड़े होते हैं। मानवीय व्यवस्था के लिए कष्ट संघर्ष सहते हैं। भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती है। भगत सिंह एक बात कहे थे कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती है। तो किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। इसीलिए उन्होंने नौजवान सभा बनाई थी। उसका जो ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्याप्त की है? अब वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय के लिए मतलब कि यह इच्छा व्याप्त करती हैं
अब वो ऐसा समय क्यों चुनते हैं वो बताइए। तो भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए, या जब आंदोलन अपनी कहा तो चरम सीमा पर पहुंच जाए तो हमें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि यदि कोई सम्मान पूर्वक या उचित समझौता होना हो तो उन्हें जैसे व्यक्तियों को मामला उसमें कोई रुकावट उत्पन्न ना करें। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय इच्छा व्यक्त करती हैं। उन्हें कौन सा समय बहुत सारे इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमें मतलब कि जब देश मतलब कि जब देश की जो आंदोलन है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो हमें फांसी दे दी जाए, तो वो फांसी वो क्या करते हैं तो स्वीकार करते हैं। वही लिखा गया है जी कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं तो हमें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि यदि कोई सम्मान पूर्वक या उचित समझौता होना हो तो उन्हें जैसी व्यक्तियों का मामला उसमें कोई रुकावट उत्पन्न करें। रुकावट क्या करें तो उत्पन्न करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। क्वेश्चन बोल रहा है ना जी कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। अब वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को क्या करें तो स्पष्ट करें। क्या कह रहा है आंसर में क्या है कि क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी। तो क्या क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह देश की सेवा बदले दी गई फांसी मतलब देश की सेवा में दी गई फांसी यानी कि मृत्युदंड को बस सुंदर क्या मतलब कि बस सुंदर मृत्यु का क्या कहा है तो बस सुंदर मृत्यु का। जब देश की मतलब बदले में दी गई मतलब देश की सेवा में दी गई फांसी को क्या कहा तो सुंदर कहा। यही ना बोल रहे थे कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। इस संदर्भ में मृत्यु का मतलब क्या अब देश की सेवा में कि देश की सेवा के बदले में दी गई फांसी को क्या कहा तो बस सुंदर मृत्यु कहा। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं क्या कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा था मतलब हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः क्या करना चाहिए भुला देना चाहिए। इस दृढ़ मतलब दृढ़ 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 इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी और उसके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दिया जाए। ये मतलब ये लड़ाई जो आंदोलन है कहाँ अपनी चरम सीमा पर वह सबसे उच्च स्तर पर ये क्या हो जाए मतलब पहुंच जाए तो हमें फांसी दी जाए। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर मृत्यु होगी जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शोषण यहाँ चले जाएंगे शोषण यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। इसी के साथ व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं जिसमें जिसमें हमारी मृत्यु बेकार ना जाए अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। क्या बोला है कि अगर संघर्ष में मतलब या तो देश की सेवा में दी गई मृत्यु या तो फांसी दी गई मृत्यु वो सुंदर कहा है। और यहाँ का लिखा है कि संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। आइडियल मतलब कि जो डेड है वो माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का जो अगला भाग है वो क्या कह रहा है कि भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता कहते हैं जबकि वो सुंदर मृत्यु किसको कहते हैं कि देश की सेवा में जो दी गई मृत्यु या दी गई फांसी को वह सुंदर मृत्यु कहा है। कि देश की सेवा के बदले में दी गई फांसी हो या कुछ भी हो या देश के बदले मतलब देश की सेवा में जो जान जाती है उन्हें क्या कहा तो सुंदर कहा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा।
वो व्यक्ति कब आत्महत्या करता है कि क्योंकि जब कोई व्यक्ति जो आत्महत्या करेगा वह थोड़ा दुख कष्ट सहने के चलते करेगा, वह अपना समस्त मूल्य एक ही क्षण में खो देगा। इस संदर्भ में उनका विचार है कि मेरे जैसा विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन के अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं। संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जा सकता है जी कि संघर्ष में मरना एक क्या है, तो आदर्श मृत्यु। आदर्श मृत्यु किसे कहा गया है, तो संघर्ष में मरना। प्रयत्नशील होना एक श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती है। भगत सिंह आत्महत्या को कायरता इसलिए कहते हैं, तो भगत सिंह ने आत्महत्या को क्या कहे हैं, तो कायरता कहे हैं। केवल कुछ दुखों से बचने के लिए वह अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। मतलब कुछ ही दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को क्या कर देते हैं, तो समाप्त कर देते हैं। इस संदर्भ में वे एक विचार भी देते हैं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां क्या करती है, तो मनुष्य को क्या करती है, तो पूर्ण बनाती है। विपत्तियां भी मनुष्य को आना चाहिए ताकि उन्हें क्या पता चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। अब वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, ये देखिएगा। तो सरदार जो भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं, वो बोल रहा है ना कि रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों देते हैं। तो यह लिखा गया है कि सरदार भगत सिंह रूसी साहित्य को महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं कि रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती है। तो क्या मतलब, प्रत्येक स्थान में जो वास्तविकता मिलती है हमारे साहित्य में वो कदापि नहीं दिखती है। और किसमें दिखती है, तो रूसी साहित्य में दिखती है। वह हमारे साहित्य में कदापि दिखाई नहीं देती। उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियां हैं जिनके कारण दुख कष्ट सहने का प्रेरणा मिलती है। उनकी जो साहित्य, जो रूसी साहित्य में क्या क्या वर्णन है, उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियां जिनके कारण दुख कष्ट सहने का प्रेरणा मिलती है। इस दुख कष्ट से सहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र और साहित्य की ऊंचाई से हम बरवश प्रभावित होते हैं। ये कहानियां हमें जीव संघर्ष की प्रेरणा देती है, नए समाज निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती है। क्या कौन मदद करती है, तो हमारे जो रूसी साहित्य है वो देती है। क्या करती है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया में क्या करती है, तो जो समाज के निर्माण की प्रक्रिया में मदद करती, इसीलिए यह कहानियां महत्वपूर्ण है। आगे क्या कह रहा है जी, आगे ये जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। ठीक, लॉन्ग आंसर टाइप में एक तो अच्छी बात ये रहती है कि उसे थोड़ा पॉइंट लिखने के बाद जहां तहां से मन करे तो वहां उसको स्टार्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। ठीक, यही होती है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। जहां से आपको चैप्टर के बारे में अगर नॉलेज है वहां से उसको अंदर में मतलब कि लिख सकते हैं, जहां मन तहां लिख सकते हैं। और समरी का मतलब होता है कि जिस चैप्टर में आपको जितना नॉलेज है उसको लिख दीजिए। जहां सारा जो पॉइंट आ रहा है वो लिख दीजिए, कदापि यह सही माना जाएगा। कि सरदार भगत सिंह क्रांतिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी कहानियां पढ़कर कष्ट सहन की उस भावना को अनुभव करें, उनके कारणों पर सोची विचारों। हम जैसी क्रांतिकारियों का सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियों, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि मेरा नजरिया यह रहा है कि सभी राजनीतिक कार्यालयों की ऐसी स्थिति में अपेक्षाएं दिखानी चाहिए और उनको जो कठोरतम सजा दी जाए उसे हंसते हंसते बर्दाश्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो कठोरता को सजा दी जाए उसे हंसते हंसते क्या करना चाहिए, तो बर्दाश्त करना चाहिए। भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि आंदोलन के बारे में यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा,
इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग यह किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं का जो भारा दूसरे लोगों पर छोड़ने कर अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विभिन्नताओं का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औपचारिक का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा चैप्टर ये द एंड हो जाता है जी। चैप्टर हम लोग सब कर लें जी। लेखक परिचय भी देख लिए, लेखक परिचय भी देख लिए। उसके बाद इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव था वो भी कर लिए। उसके बाद समरी कर लिए। समरी के बाद क्या करें, क्या किए हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वो भी किए। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी करें। इतना ही बहुत है जी। पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पर, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिए हैं उस पर नंबर पर कॉल कर व्हाट्सएप में मैसेज कर लेना, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, या तो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाइएगा, वहां पर पीडीएफ डाल दूंगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग के लिए।